we will be learning more about the conductors later on this chapter. कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, पर अभी अब जरा हम यहाँ पे अब गॉस लॉ शुरू करते हैं. ये सब गॉस लॉ की प्रिलिमिनरीज में बता रहा था तुम्हें. अब हम शुरू करते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये फ्लक्स कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो डिफाइन ना ही करें तो बेटर रहता है उनको. तो फिर भी फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है एक कांस्टेंट चेंज होते रहना, लगातार मोशन होते रहना. इसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स. जैसे अभी इस सिचुएशन में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह सिचुएशन है, तो 4 तारीख के बाद जब कई जगहों पे थोड़ा उसको ईज किया गया, तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं दे आर इन अ फ्लक्स. वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका से माइग्रेंट्स का आउटफ्लक्स हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में उनका इनफ्लक्स हो रहा है, वो वहाँ आ रहे हैं. तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. तो फ्लक्स का लिटरल मीनिंग तो यही है. बाकी अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ. इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जैसे देखो कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी ले सकते थे, तो इससे फील्ड लाइंस लगातार निकल रही है, निकलती जा रही है फील्ड लाइंस ऐसे. और कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई फील्ड लाइंस इससे लगातार निकल रही है, तुम जितनी मर्जी बना लो, तुम्हारे ऊपर है. क्योंकि क्वांटिटी वाइज फील्ड लाइन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है वो. क्योंकि मैं 50 लाइन ड्रॉ करूंगा, तुम चाहो तो 100 लाइन ड्रॉ कर लो, तुम्हारे ऊपर है. ठीक है. पर मेन बात है कि भाई जहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. जहां पे फील्ड लाइंस स्पार्स हैं, दूर दूर है, वहां पे फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड कम है. ठीक है. अगर 50 की बजाय, इतने की बजाय तुम इसके डबल कर दो, तब भी क्या होगा? तब भी होगा यही कि भाई यहाँ पे क्राउडिंग, जो यहाँ पे क्राउडिंग है वो यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, चाहे कितने भी लाइंस ड्रॉ कर लो. ठीक है. अगर तुम देख रहे हो कि भाई दूर क्राउडिंग बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी क्राउडिंग बढ़ रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट होता है वो एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट होता है. अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिलेट करें, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिलेट करें. ठीक है. अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे रिलेट करें? भाई लगातार निकल रहा है ना, कंटिन्यूस. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इससे रिलेट करें. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई सरफेस कंसिडर करें, कोई एरिया कंसिडर करें. सपोज करो हमने यहाँ पे एक एरिया कंसिडर किया, रेड पेन से बना देता हूँ. यहाँ पे हमने एक एरिया कंसिडर किया इस तरह से. ठीक है. तो कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं? 1 2 3 4 5 फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं. अब उतना ही बड़ा एक एरिया यहाँ पे कंसिडर कर लो, उतना ही बड़ा एक एरिया यहाँ पे कंसिडर कर लो. ये थोड़ा बड़ा ही कंसिडर हो गया है, उतना ही एक बड़ा यहाँ पे ले लो. तो जितने, यहाँ देखो सेम एरिया है, अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया ए. इस वाले से, 1 वाले से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है. ठीक है.
तो हम ये कहेंगे कि 1 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है एज कंपेयर टू 2। अगर तुम फील्ड लाइंस बढ़ाओगे तो 2 से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी, लेकिन फिर वो 1 से भी तो पास होंगी। अगर तुमने फील्ड लाइन बढ़ाया ऐसे, तो अब हर जगह बढ़ाओगे तो 1 से उसी रेशियो में और ज्यादा पास होने लगेंगी। तो हम एक तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कि किसी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्वालिटेटिवली वो डिनोट करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ये बात समझ पा रहे हो? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स को समझ सकते हैं कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। पर ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तुम तो 50-100 लाइनें और ड्रॉ कर सकते हो एक आइडिया लगाने के लिए, ठीक है। यानी चार्ज के जब तुम पास होते हो, ठीक है, तो सेम एरिया पे से ज्यादा फ्लक्स पास होगा एज कंपेयर टू जब तुम दूर होते हो। अगर हम सेम एरिया ए ले लें और चार्ज के पास है तो उससे ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है एज कंपेयर टू अगर हम दूर जाके उतना ही एरिया लेते हैं तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज फ्लक्स। ये कंपैरिजन के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्लियर है ये? तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? सपोज करो हम कैसे डिफाइन करते हैं फ्लक्स को। जैसे हमारे पास कोई एरिया वेक्टर एरिया है, पहले तो एक सरफेस ले ले, ये सरफेस आ गया, ठीक है, ये सरफेस है। अब हम यहाँ पे एक एरिया वेक्टर डिफाइन करें। क्या डिफाइन करें? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। एरिया वेक्टर हमने फ्लूइड्स में डिफाइन किया। एरिया वेक्टर किधर होता है? एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर आ गया, मान लो इस डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर है। और सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। क्लियर है ये? सच दैट की सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना वो सेम है। मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो एरिया वेक्टर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? वो एरिया वेक्टर से एंगल फॉर्म कर रहा है, सपोज करो थीटा। थीटा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करते हैं? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं? क्वांटिटेटिवली यानी न्यूमेरिकली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो क्लियरली डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगी? एक स्केलर क्वांटिटी। तो E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, A यानी एरिया, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड, इनटू कॉस थीटा, जहां पे क्लियरली थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन E vector and A vector। थीटा इज एंगल बिटवीन E vector and A vector। ये बात समझ आ रही है? थीटा जो है वो E vector और A vector के बीच का एंगल है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, सपोज करो ये एक सरफेस लेते हैं, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में,
ठीक है, और यूनिफॉर्म है, यानी इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्म है। तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स, फ्लक्स आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। अब इन ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया, 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, ठीक है। तो फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आ गया, ई इंटू ए। पर अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पे, किसी सरफेस के हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, और हर पॉइंट पे, इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर यूनिफॉर्म है, तो फिर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो इसकी कंडीशन समझ लो तुम, सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिफॉर्म हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो, और उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, थीटा। तो फ्लक्स क्या हो जाता है, सीधे सीधे E इंटू कॉस थीटा। और अगर सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो एंड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 0, तो फ्लक्स क्या आ जाता है, E इंटू ए। आ रही बात समझ में, हो रहा है पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो अब हमने सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स का ये फॉर्मूला पढ़ लिया, हालांकि इन फॉर्मूले की कुछ कंडीशंस हैं, उनको तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब हम यहां पे पहले गॉस लॉ देख लें। गॉस लॉ दरअसल है क्या, गॉस लॉ क्या स्टेट करता है ये देखें। सपोज करो ये एक क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, बंद है, कहीं से ओपन नहीं है, सरफेस है, 2 डायमेंशनल नहीं, सरफेस 3 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, तुम चाहो तो स्फीयर जैसा मान लो, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, सपोज करो यहां पे कोई चार्ज है +q सरफेस के बाहर, क्लोज्ड सरफेस के बाहर, क्लोज्ड सरफेस के बाहर एक चार्ज है +q, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से फील्ड होगा, इस चार्ज की वजह से फील्ड होगा, ये फील्ड लाइंस निकली, तो सरफेस को एक फील्ड लाइन क्रॉस करके अंदर गई, और फिर फील्ड लाइन रुकती तो है नहीं, कंटिन्यूअस होती है, चलती रहेगी, और फिर सरफेस को क्रॉस करके बाहर भी निकल गई, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी, मतलब जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, हालांकि उनका बहुत उनकी दिक्कत चल रही है, पर मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सपोज करो माइग्रेंट्स लेबर जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, और यूपी एक क्लोज सिस्टम है, मान लो चारों तरफ से क्लोज है, और उन माइग्रेंट्स लेबर को बिहार जाना है, क्लियर है ये। तो माइग्रेंट लेबर्स पहले यूपी में एंटर होंगे, सपोज करो 100 लेबर है, और वो सारे के सारे 100 लेबर जो है उनको बिहार जाना है, तो पहले वो यूपी के अंदर एंटर हुए, तो इनफ्लक्स 100 लेबर्स का आया, और जब वो यूपी से बाहर निकल गए, ठीक है ना, बिहार पहुंच गए, तो आउटफ्लक्स कितने का आया, 100 लेबर का आया। तो नेट अगर देखा जाए तो यूपी में माइग्रेंट लेबर का फ्लक्स क्या रहा, 0, क्लियर है ये, क्योंकि जितना इनफ्लक्स हुआ था उतना ही आउटफ्लक्स हो गया। मैं अगेन कह रहा हूं कि लेबर्स बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, पर मैं ये कंसेप्ट समझाने के लिए तुम्हें ये बात बता रहा हूं, ठीक है। आ रही बात समझ में, भगवान करे लेबर्स की प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाए, जो इतने किलोमीटर्स पैदल चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर्स, ठीक है। तो तुम देखो,
मैंने बताया था कि फ्लक्स का लेना देना क्वालिटेटिवली फील्ड लाइन से होता है। ये फील्ड लाइन इसमें एंटर कर गई, फिर बाहर निकल गई। फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, स्टॉप तो होती नहीं है। ठीक है, ये फील्ड लाइंस यहाँ आई, बाहर निकल गई। ये फील्ड लाइंस यहाँ से आई, बाहर निकल गई। ये फील्ड लाइंस यहाँ से आई, बाहर निकल गई। तो भाई अगर मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके बाहर कोई चार्ज है, उसके बाहर कोई चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस चार्ज की वजह से सरफेस में जितना इनफ्लक्स होगा उतना ही आउटफ्लक्स होगा। जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी, और जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस अगर एग्जिट करेंगी तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे गॉस लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आया, ये जो सरफेस मैंने क्लोज सरफेस ड्रॉ किया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्लोज सरफेस हमने ड्रॉ किया है इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? गॉसियन सरफेस के ये आउटसाइड, गॉसियन सरफेस के बाहर मैंने चार्ज लिया है। बाहर के चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कुछ फील्ड है, डेफिनेटली है। इनफैक्ट बाहर के चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा। भले ही मैं इतने पॉइंट दिखा रहा हूं, पर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा। आई बात समझ में? लेकिन जो गॉसियन सरफेस के बाहर अगर हमने कोई चार्ज रखा है, चार्ज विच इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, उसकी वजह से गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड तो है, लेकिन नेट फ्लक्स यानी फ्लक्स खाली चाहो तो बोल दो, नेट फ्लक्स ड्यू टू नेट फ्लक्स थ्रू a closed surface, net flux through a closed surface due to the charge present outside the surface is zero. Due to the charge present outside the surface is zero. Due to the charge present outside the surface is zero. आ रही बात समझ में? तो गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है, गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड तो होगा, पर नेट फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस, थ्रू दैट गॉसियन सरफेस विल बी जीरो। ये पॉइंट क्लियर हो गया ठीक से? इसको याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि आउटसाइड चार्जेस की वजह से गॉसियन सरफेस पे फील्ड तो होता है, पर कोई फ्लक्स, नेट फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस से नहीं होता है। ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस इज जीरो ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड द सरफेस। क्लियर है? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मैंने पॉजिटिव के लिए बताया, तुम नेगेटिव के लिए खुद से कर लेना। जितनी फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी। ठीक है, अब ये आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखें, अब देखें, अब हम गॉसियन सरफेस लेते हैं और इसके अंदर कोई चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो ठीक है, इससे फील्ड लाइंस बनाओ तुम, इससे फील्ड लाइंस बनाओ ऐसे। ठीक है, ये फील्ड लाइंस आई। अब देखो, इस तरह से फील्ड लाइंस आई। क्लियर है? ये आ रही बात समझ में? तो अब गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उससे जो फील्ड निकल रहा है, और जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो सबके सब इस गॉसियन सरफेस से बाहर जा रही है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सारी की सारी फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस को क्रॉस करके बाहर जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी चार्ज, अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है, तो उससे निकलने वाली सारी फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस के क्रॉस करके बाहर जा रही है।
तो हम ये कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो उसका सारा का सारा फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा, यानी द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज। इस चार्ज का जितना भी फ्लक्स होगा सारा का सारा फ्लक्स जो है वो गॉसियन सरफेस से पास होगा, यानी हम कह सकते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज, या कह लो द टोटल फ्लक्स ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है। आ रही बात समझ में? हो रहा है क्लियर? ठीक है। अच्छा देखें, पॉजिटिव चार्ज है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इस जगह पे एरिया वेक्टर मान लो इधर डी, किसी भी जगह पे तुम देख लो, कहीं पे भी देख लो, हर जगह पे तुम देखोगे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ना वो एक्यूट एंगल है। हर जगह पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। क्लियर है ये? हर जगह एंगल सेम नहीं है, पर हर जगह एंगल क्या है? एक्यूट है। आ रही बात समझ में? जैसे यहां पे हम एक छोटा सा सरफेस लें जिसका एरिया वेक्टर डी है, तो इस छोटे से सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ई डॉट डी लगाएंगे, फॉर्मूला ई डॉट डी। इस छोटे से फ्लक्स से पास होने, इस छोटे से एरिया एलिमेंट पे गॉसियन सरफेस पे एक हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या आया? E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है। एरिया वेक्टर हम लेते हैं हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया क्लोज गॉसियन सरफेस पे एरिया वेक्टर हम हमेशा ही लेंगे आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, हम आउटवर्ड नॉर्मल ही एरिया वेक्टर लेते हैं गॉसियन सरफेस अगर हमारे पास कोई है क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस पे जो एरिया वेक्टर हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड भी बाहर की तरफ जाता है। अच्छा, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल है, तो उनके बीच का एंगल कभी भी होगा एक्यूट होगा। क्लियर है? जीरो नहीं होगा पर एक्यूट होगा। अब अगर एंगल एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो भाई इलेक्ट्रिक ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डी ए क्या है? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव। कॉस थीटा भी पॉजिटिव, यानी फिर फ्लक्स क्या आया? इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स क्या आया? पॉजिटिव। इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स क्या आया? पॉजिटिव। क्लियर है? तो जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। हर एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स जब ऐड करोगे, हर एरिया एलिमेंट से पास होने वाला जब फ्लक्स ऐड करोगे तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, टोटल फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस यानी थ्रू अ क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस या थ्रू अ गॉसियन सरफेस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर है ये? और जो नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स होगा वो तुम खुद अभी देखना क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स नेगेटिव आएगा। इस तरह से कुछ हम ले लेते हैं सरफेस, यहां पे हम नेगेटिव चार्ज ले लें, यहां हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट होती हैं, इस तरह से आके टर्मिनेट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब कहीं पे देख लें, जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ फील्ड इधर, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इधर आए, डी छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया,
तो जो छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है डी ए वेक्टर इधर आ रहा है और क्लियरली तुम देख सकते हो भाई ये टेंजेंट है। एरिया वेक्टर और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, सरफेस पे टेंजेंट है। तो टेंजेंट और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 से ज्यादा। थीटा एक्यूट है, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। आ रही बात समझ में। और थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो फ्लक्स क्या होता है, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूस है 90 से ज्यादा है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हर पॉइंट पे। तो जब टोटल फ्लक्स निकालोगे तो जैसे यहाँ एक छोटा एरिया एलिमेंट लिया है वैसे यहाँ एक छोटा एरिया एलिमेंट लेगा, यह एरिया एलिमेंट बाहर आएगा डी है ना, ये टेंजेंट है, ये एंगल 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है, इनके बीच में एंगल क्या बना ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल बना तो हर एरिया एलिमेंट का फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये याद रखना है, यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स क्या आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स क्या आएगा नेगेटिव। आ रही बात समझ में, हो रहा है क्लियर? ठीक है। तो अब गॉस लॉ अभी तक मैंने स्टेट नहीं किया है, अब गॉस लॉ का फॉर्मुलेशन मैं करूंगा, तो पहले ये चीज हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए जरा, कोई चार्ज अंदर रखा है, सपोज करो प्लस क्यू रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। अब मैं इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलती है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऐसे बाहर निकलती है, बहुत सारी लाइन होगी, मैंने एक ड्रॉ किया। यहाँ पे ये एरिया सिर्फ छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया मैंने, छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया डी, क्लियर है, छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने क्या लिया डी। आ रही बात समझ में। तो यहां इस जगह पे इस छोटा एरिया एलिमेंट जो हमने लिया है, मान लेते हैं उसके बीच का एंगल थीटा है, तो व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एलिमेंट। क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम यहां पे एक फॉर्मूला लिखें, टोटल फ्लक्स passing through the area element, passing through the Gaussian surface, या total flux through the Gaussian surface, passing word चाहो तो मत यूज करो, through the Gaussian surface या closed surface, through the surface मैं क्या लिख सकता हूं इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल ई डॉट डी, इंटीग्रल ई डॉट डी। तो ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, किसी भी सरफेस से, अगर वो क्लोज ना भी हो, इसलिए मैंने गॉसियन सरफेस काट दिया, वो क्लोज ना भी हो तब भी किसी सरफेस से फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला है, किसी सरफेस से फ्लक्स निकालने का, टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है उसका ये फॉर्मूला है, इंटीग्रल ई डॉट डी है। यही हमने पहले पढ़ा था, अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम हो और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे फ्लक्स निकाल लेंगे, हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे फ्लक्स। आ रही बात समझ में, इंटीग्रल ई डॉट डी। तो ये किसी भी सरफेस से, अगर वो सरफेस क्लोज नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये किसी भी सरफेस से पास होने वाला एक जनरल फॉर्मूला आ गया फ्लक्स का, इंटीग्रल ई डॉट डी। आई बात समझ में। हाँ, अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, ठीक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का
मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम है, थीटा है मान लो, तो हम फ्लक्स डायरेक्टली क्या लिख देंगे, ई कॉस थीटा। और अगर थीटा 0 है तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, ई इंटू एरिया, बताया इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी तक गॉस लॉ का स्टेटमेंट नहीं आया, ये कुछ स्टार्टिंग की चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, गॉस लॉ के स्टेटमेंट से पहले हम जरा फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करें। फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज, हम पॉइंट चार्ज का फ्लक्स कैलकुलेट करें। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हम फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? देखो फ्लक्स होता है क्या है, फ्लक्स है भाई उससे कितना फील्ड लाइंस निकल रही है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो मैंने एक क्लोज सरफेस लिया, क्लोज सरफेस लिया, तो क्यू चार्ज से जितना भी फील्ड लाइन निकलेगा, अगर सरफेस क्लोज है, अगर सरफेस क्लोज है तो इससे जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो उस क्लोज सरफेस से पास होंगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी चार्ज से वो सब की सब सरफेस को क्रॉस करके बाहर जाएंगी ही जाएंगी। ठीक है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, सरफेस कैसा भी ले लो, वो सरफेस किस शेप में लिया है उस पर ही डिपेंड करता। सरफेस क्लोज है तो चार्ज से निकलने वाली हर फील्ड लाइन कहां से पास करेंगी, सरफेस से। और चार्ज से निकलने वाली हर फील्ड लाइन अगर सरफेस से पास करेगी, अगर सरफेस से पास करेगी तो भाई जितनी फील्ड लाइन चार्ज की है उतनी ही फील्ड लाइन सरफेस से पास हो रही है। यानी चार्ज का जितना भी फ्लक्स है, ठीक है, उतना ही फ्लक्स सरफेस से पास हो रहा है। यानी फ्लक्स ऑफ चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। याद रखना, फ्लक्स ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्लियर है? ये आ रही बात समझ में? ओपन सरफेस के लिए तुम ये बात नहीं कह सकते। सपोज करो ये चार्ज क्यू है, ये आया, अब तुम ये नहीं कह सकते कि भाई चार्ज क्यू से जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो सरफेस से पास होंगी। देखो ये दोनों लाइंस मैंने बनाई हैं जो सरफेस से पास नहीं हो रही। ठीक है, तो चार्ज क्यू का टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज पासिंग थ्रू द सरफेस कब होगा, जब सरफेस क्लोज हो, जब सरफेस क्लोज हो। हालांकि वो सरफेस कैसा भी हो सकता है, उसका शेप और साइज कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे कुछ भी शेप में बना लो, जो भी चार्ज से फ्लक्स निकलेगा, जो भी चार्ज से फील्ड लाइन निकलेगी वो जरूर सरफेस से पास होंगी। ठीक है, अब हाँ ये बात, ये वाली बात कि फ्लक्स ऑफ द चार्ज क्यू इज टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, ये सही नहीं है। कब? जब सरफेस ओपन है। ये बात सिर्फ तब सही है जब सरफेस क्लोज है। तो अब हम यहां पे इस चीज को ध्यान में रखते हुए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का निकाल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज का अकॉर्डिंगली आ जाएगा, फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक चार्ज प्लस क्यू लिया और एक काम करते हैं, आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं, आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं। तो भाई सरफेस का शेप और साइज क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सरफेस क्लोज है, गॉसियन सरफेस, अगर सरफेस क्लोज है तो सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द चार्ज। सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो मैंने स्फेरिकल सरफेस क्यों लिया, गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, कोई सचमुच का सरफेस नहीं लेते, ये एक इमेजिनरी सरफेस लिया मैंने, गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल मैंने लिया, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया है, हैविंग सेंटर एट चार्ज क्यू, हैविंग सेंटर एट द चार्ज क्यू
and radius equal to r, and radius equals to r. ठीक है, तो अब देखिए, पहली चीज तो ये देखो कि स्फेरिकल सरफेस लेने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि हम कोई भी सरफेस ले सकते थे, जैसे पहले केस में लिया हुआ है सरफेस। अच्छा, इस सरफेस को अगर तुम लोगे तो इस सरफेस का कुछ पॉइंट चार्ज के पास है, कुछ पॉइंट चार्ज से दूर है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा। आई बात समझ में? जबकि स्फेरिकल सरफेस लिया है, चार्ज सेंटर पे लिया है ना, सरफेस मैंने खुद अपनी चॉइस से लिया है। ठीक है, मैं इसका फ्लक्स निकालना चाहता हूं, मुझे पता है कि सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो मैंने स्फेरिकल सरफेस ले लिया। और अगर मैंने स्फेरिकल सरफेस ले लिया तो क्या फायदा हुआ, इस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, r, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और कितना होगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। आ रही बात समझ में? अब एक और फायदा है स्फेरिकल सरफेस लेने का, तुम देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस जगह पे अगर तुम देखो, ये सरफेस है, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल थीटा 1। ठीक है, यहां देखो, ये सरफेस है, छोटा सा सर एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है इस जगह पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का है इधर जा रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कुछ और है यहाँ पे थीटा 2। तो ऐसा उल्टा सीधा इरेगुलर सरफेस लेने से क्या हो रहा है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अलग अलग है। ठीक है, जबकि हमने जो स्फेरिकल सरफेस लिया है, इसका फायदा क्या है, एक तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, दूसरा एरिया वेक्टर, स्फीयर का एरिया वेक्टर क्या होता है, स्फीयर का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। गॉसियन सरफेस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड नॉर्मल। अच्छा, स्फीयर का नॉर्मल क्या होता है, अलोंग द रेडियस, स्फीयर का नॉर्मल क्या होता है, अलोंग द रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस है, और एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, और नॉर्मल भी क्या होता है, अलोंग द रेडियस। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जैसे अगर मैं अब ये वाला पॉइंट लूं, ये पॉइंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये आर वाली लाइन है, रेडियस वाली लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा इस पॉइंट पे, एरिया वेक्टर भी किधर आएगा, अलोंग द रेडियस, एरिया वेक्टर भी किधर आएगा, अलोंग द रेडियस। यानी स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यानी उनके बीच का एंगल कितना है, 0। ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना है, 0। और दूसरी बात, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। और दूसरी बात, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फ्लक्स हमें निकालना आता है। क्या होता है फ्लक्स? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू टोटल सरफेस एरिया। पर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। फ्लक्स बराबर E इंटू ए तुम कब लिख सकते हो, जब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो, सेम हो, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, 0। तो फ्लक्स तुम डायरेक्टली E इंटू ए लिख सकते हो। ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में लेक्चर में। तो फाई क्या आया, फाई आया E कितना है, E इतना 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया, सरफेस एरिया। स्फीयर है, रेडियस आर है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr²।
उसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। तो क्लियरली 4πr², 4πr² कैंसिल हो गया और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो किसी चार्ज Q का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी चार्ज Q का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ पा रहे हो? पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव फ्लक्स, पर फ्लक्स का फॉर्मूला यही रहेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये आ रही बात समझ में? भले हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए इसको डिराइव किया है, पर हमें पता है कि सरफेस के टाइप पे इस चार्ज का कितना फ्लक्स होगा वो सरफेस के टाइप पे डिपेंडिंग करता। भाई इससे जितनी फील्ड लाइन निकलनी होगी निकलेगी, चाहे तुम सरफेस इरेगुलर सरफेस लो या स्फेरिकल सरफेस लो। तो स्फेरिकल सरफेस लेने से क्या हुआ, बस कैलकुलेशन में आसानी हुई। क्यू का जितना फ्लक्स तुम इस ये सरफेस लेते हो, क्यू का जितना फ्लक्स यहां होगा, क्यू का उतना ही फ्लक्स यहां होगा। आई बात समझ में? ये मैंने पहले ही बताया। तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी चार्ज का फ्लक्स कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और अब हम फाइनली गॉस लॉ पढ़ के इस वाले लेक्चर को खत्म करेंगे। क्या कहता है गॉस लॉ? देखो, अगर आप कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, अगर आप कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, सपोज करो उसके अंदर एक प्लस Q1 चार्ज, एक माइनस Q2 चार्ज, एक प्लस Q3 चार्ज है, इस तरह से चार्जेस हैं, और एक Qn चार्ज है, मान लो प्लस Qn चार्ज है, n चार्जेस। ठीक है, और बाहर एक चार्ज Q है। ठीक, तो पहले हम यहां पे लिखें फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू द आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस होता है गॉसियन सरफेस, थ्रू द गॉसियन सरफेस। पहले इसको लिखें, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। क्या आएगा फ्लक्स? टोटल फ्लक्स Q1 चार्ज का Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q1 गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो Q1 का जो भी फ्लक्स होगा वो गॉसियन सरफेस से पास करेगा। क्लियर है? यही बताया अभी प्रीवियस जो मैं पढ़ा रहा था, यही पढ़ा रहा था। फिर Q2 का माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव, प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस अप टू Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर चार्ज का फ्लक्स हमने ऐड कर दिया, हर चार्ज का फ्लक्स ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, फाई बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट एलसीएम, ऊपर क्या आएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। इसका न्यूमरेटर देखो, व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर है Q इनसाइड, Q इनसाइड, टोटल नेट चार्ज इनसाइड, Q इनसाइड। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव लिखा है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या आया Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको एक बोल दे। आउटसाइड चार्ज का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी क्लोज सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से, है ना, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स ड्यू टू द आउटसाइड चार्ज, ड्यू टू द आउटसाइड चार्ज क्या होता है? जीरो। आउटसाइड चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस से कह लो या क्लोज सरफेस से कह लो, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक, चार्ज है यहां पे, इस चार्ज का फील्ड भी होगा, लेकिन इस चार्ज की वजह से इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तुम चाहो तो रिवाइंड करके देख लो। अब आगे की चीज देखें जरा, आगे देखें। गॉसियन सरफेस पे इन सारे चार्जेस,
यहाँ पे अगर मैं पूछूं फील्ड, छोटा सा एक एलिमेंट ले लो, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, कहीं पे एक एलिमेंट ले लिया। अच्छा, फील्ड इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा। मैंने बताया इसकी वजह से फील्ड तो होगा, इसकी वजह से फ्लक्स भी होगा, पर जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा। नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से फ्लक्स नहीं है, आया तो फ्लक्स आया, गया तो फ्लक्स गया, नेट फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। आई बात समझ में? इसकी वजह से मैंने कहा था ना, फील्ड लाइन एंटर हुई यानी इन फ्लक्स इनफ्लो, बाहर निकल गई यानी फ्लक्स आउटफ्लो। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि इसके सरफेस पे फ्लक्स नहीं आता है, इसके सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इसकी वजह से फ्लक्स आता है, लेकिन जितना फ्लक्स इन होता है उतना ही फ्लक्स किसी और जगह से आउट हो जाता है। जैसे यहां से इसकी एक लाइन खींचोगे तो यहां इस सरफेस से एक फ्लक्स इन हुआ, तो यहां इस सरफेस से एक फ्लक्स आउट हो गया। तो इसकी वजह से गॉसियन सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आउटसाइड चार्ज की वजह से फ्लक्स है, पर कहीं पे इन है कहीं पे आउट है, तो नेट मिला के क्या हो गया? जीरो। तो हमने इस गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंट लिया डी, और जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से फील्ड लिखेंगे, बाहर वाले की वजह से ही फील्ड लिखेंगे, क्योंकि इस जगह पे इसका भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा जरूर। जैसे इस जगह पे इसका फ्लक्स अंदर जा रहा है, अंदर जाता हुआ फ्लक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे फ्लक्स बाहर जा रहा है, बाहर जाता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो ऐसा नहीं कि इसकी वजह से फ्लक्स नहीं है, पर नेट फ्लक्स जीरो है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड होगा, अंदर वाले चार्जेस की वजह से फील्ड होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड लिखा है। ये फील्ड किसकी वजह से? मान लेते हैं एंगल थीटा। ये फील्ड किसकी वजह से? ड्यू टू चार्जेस present both inside and outside the Gaussian surface, both inside and outside the Gaussian surface। वो मैं लिख रहा हूं, तुम लिख लेना। तो इस सब की वजह से, और उस छोटे से एलिमेंट पे फ्लक्स भी सबकी वजह से होगा। ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने डी लिया ना, इसकी वजह, इस एलिमेंट पे भी फ्लक्स सबकी वजह से होगा, इनसाइड की वजह से भी आउटसाइड की वजह से। पर क्या होगा? तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस लिखें, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस डी फाई। पहले इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स लिखो, क्या आएगा? ई डॉट डी। टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? टोटल फ्लक्स आ गया ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, इंटीग्रेट कर दो, ऐड कर दो, स्केलर क्वांटिटी ऐड कर दिया, सीधा इंटीग्रेट करके यहाँ पे ऐसे लगा दो कि सरफेस क्लोज है, सरफेस क्लोज है। अब हम क्लोज सरफेस ले रहे हैं, क्लियर है? ये गॉसियन सरफेस क्लोज होता है, सरफेस, सरफेस इंटीग्रल डी ए, एरिया एलिमेंट, सरफेस का एरिया एलिमेंट, और 1 और 2 को अब कंबाइन कर दो, तो अब हमारे पास गॉस लॉ आ जाएगा। 1 और 2 को हम कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? गॉस लॉ। और क्या आएगा गॉस लॉ? गॉस लॉ आया कि भाई 1 और 2 को इक्वेट कर दें, ये आ गया इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, यानी क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस इज क्लोज सरफेस, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा Q inside upon epsilon naught के, Q inside upon epsilon naught के। आई बात समझ में? हो रहा है क्लियर? ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और लिख लें और फिर अब इस लेक्चर को खत्म करें। क्या लिख लें इसको थोड़ा और? इसको मैं लिख सकता हूं क्लियरली, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E dot dA, E dA cos theta is equal to Q inside upon epsilon naught, ऐसे लिख सकता हूं। आ रही बात समझ में? अब इस वाली चीज को मैं यहां ऊपर लिखूंगा ना, उधर स्पेस नहीं है। अगर हर जगह पे इफ
magnitude of electric field everywhere on Gaussian surface is constant. Everywhere on Gaussian surface is same. And थीटा इज इक्वल टू 0. थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच का एंगल. थीटा इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर. ठीक है, तो E बाहर आ जाएगा, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा. तो E बाहर आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है हर जगह पे. cos थीटा, थीटा हर जगह पे कितना है? 0. E cos 0. अंदर क्या बचा? इंटीग्रल डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. गॉस लॉ यही है, गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म यही है. ठीक है, पर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं इस तरह से. ठीक है, इंटीग्रल डी. डी एक एलिमेंट का एरिया, डी एक एलिमेंट के एरिया का मैग्नीट्यूड है. डी एक एलिमेंट के एरिया का मैग्नीट्यूड है. क्लियर है ये? डीएम एक डीए एक एलिमेंट के एरिया का मैग्नीट्यूड है. क्लियर? तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया. एरिया का टोटल मैग्नीट्यूड, गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया बोल लो चाहो तो. cos 0 1 हो गया तो E इंटू ए. वैसे ही मैंने बताया था कि अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और हर पॉइंट पे थीटा 0 हो तो फ्लक्स डायरेक्टली हम E इंटू ए लिख सकते हैं. तो ये हमारा क्या आ गया? E cos 0 is 1. डी का इंटीग्रल A इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अब गॉस लॉ बेसिकली यही है. ये तो हम उसको बस सिंप्लीफाई उसमें लिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस में लिख रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. और ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा. हम गॉस लॉ का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए. ठीक है, तो इस फॉर्मूले का बार बार यूज होगा. और ये फॉर्मूला लगेगा कब? जब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो? 0. आई बात समझ में? ठीक है, तो भाई ये गॉस लॉ का को हमने स्टार्ट कर लिया. ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है. दिस इज गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म. क्लोज सरफेस होता है इसलिए क्लोज का साइन. डी एक सरफेस का एलिमेंट है और पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना होगा इसलिए सरफेस इंटीग्रल. क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होता है. पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे E हमने लिखा है ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. तो ये मैंने गॉस लॉ का इस लेक्चर से शुरुआत कर दिया फॉर्मली. ठीक है, ठीक. अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ.